नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर राकेश द स्टोरी टेलर के साथ। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक मर्डर मिस्ट्री। 무궁화 꽃이 피었습니다. बहुत ही अच्छी कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बस अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए इस मिस्ट्री को सुनने के लिए। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो आज भी पुलिस अकादमी में आपराधिक जांच करने वाले छात्रों के लिए कौतूहल का विषय है। ये 1922 में मार्च का महीना था। जर्मनी के म्यूनिक से 70 किलोमीटर दूर बावरियन इलाके में एक फार्म हाउस पर 54 वर्ष किसान एंड्रयू ग्रूबर ने रात के वक्त अपने मकान के पीछे किसी के पैरों की आहट सुनी। उसने अपनी सोती हुई पत्नी काजलिया को जगाकर ये बात बताई। वो ध्यान से सुनने लगी, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आई। इतने में दूसरे कमरे से जोसेफ, जो कि 2 साल का छोटा, जो उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया का बेटा था, उसके रोने की आवाज आई। तो काजलिया ने अपने पति को चुपचाप सोने के लिए कहा, क्योंकि उनकी बातों से बच्चे उठ गए थे। और वैसे भी विक्टोरिया की बेटी छोटी रोज, जो 7 साल की है, उसे भी सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना था। काजलिया की बात मानकर एंड्रयू चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह एंड्रयू ने अपने घर के बाहर एक अखबार पढ़ा देखा, जो उनका नहीं था और किसी और भाषा में था। उसने आसपास पड़ोसियों से पूछा, लेकिन वो अखबार उनमें से किसी का भी नहीं था। एंड्रयू हैरान था। तभी उसकी नजर अपने मकान के पीछे बर्फ में बने पैरों के निशान पर गई। मकान के पीछे कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां कांटेली झाड़ियां थी। उसने घर में सबसे पूछा, लेकिन सबने कहा कि वो मकान के पिछले भाग में कभी गए ही नहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तभी उनकी नौकरानी बोली कि इस घर में जरूर किसी आत्मा का साया है। तभी रात को अजीबोगरीब आवाजें आती है और वो डर के मारे काम छोड़कर चली गई। कुछ दिन बाद उनके घर की चाबियां भी खो गई। अब घर में नौकरानी तो थी नहीं, तो किस पर शक करते। इसलिए उन्होंने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। वे एक दिन शुक्रवार के 31 मार्च को एंड्रयू परिवार ने एक नई नौकरानी मारिया बॉमगार्टर को काम पर रखा। सोमवार को जब डाकिया डाक डालने आया तो उसने देखा कि शनिवार को डाली हुई डाक दरवाजे के सामने वैसी की वैसी पड़ी है। उसने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी कई दिनों से एंड्रयू के परिवार से भी किसी को बाहर निकलते नहीं देखा। और तो और विक्टोरिया की बेटी काजलिया को भी स्कूल जाते नहीं देखा है, और ना ही जोसेफ को बाहर खेलते हुए देखा है। डाकिये और पड़ोसियों को कुछ शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। म्यूनिक पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर जॉर्ज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने घर के साथ बने बाड़े में एंड्रयू, उसकी पत्नी काजलिया और उनकी बेटी विक्टोरिया की बेटी रोज को मरा पाया। पुलिस को लगा कि ये नौकरानी का काम है, लेकिन इंस्पेक्टर जॉर्ज अपनी टीम के साथ जैसे ही घर के अंदर घुसे तो लाश की बदबू आने लगी, बहुत ही भयानक सी। सांस लेने भी बड़ी मुश्किल हो रही थी। उन्होंने देखा कि नई नौकरानी अपने कमरे में मरी पड़ी है। पुलिस को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि अपराधियों ने छोटे से मासूम बच्चे जोसेफ को अपनी मां की बेड पर सोया हुआ था, उसे भी नहीं छोड़ा। उसे भी, उस छोटे से बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने लाशों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। जांच में पता चला कि विक्टोरिया की बेटी काजलिया
हमले के काफ़ी समय बाद तक जिंदा थी। उसके बाल पकड़कर उसे घसीटा गया था। इस वजह से उसके कई जगह से बाल उखड़ गए थे। इन सब को किसी धारदार हथियार, शायद कुदाल से मारा गया था, लेकिन पुलिस को कुदाल का कोई नुकीला हथियार बरामद नहीं हुआ। एंड्रयूज का कोई पास का संबंधी नहीं था और ना ही उनके घर ज़्यादा किसी का आना जाना था, इसलिए पुलिस हत्या का कारण तलाश कर रही थी। जर्मनी का ये एक सबसे बड़ा भयानक हत्याकांड था, इसलिए पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुंचना चाहती थी। पुलिस ने 100 से भी ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा था। हत्या का कारण सबसे पहले पुलिस को डकैती लगा। ऐसा लगा था कि अपराधी कई दिनों से फार्म हाउस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होगा और एंड्रयूस और उसके परिवार की दिनचर्या देख रहा होगा, और मौका मिलते ही उसने वारदात को अंजाम दे दिया। लेकिन घर की तलाश में पुलिस को काफी पैसे मिले जिन्हें छेड़ा नहीं गया था। तब पुलिस को हत्या की वजह डकैती नहीं लगी। हत्या ऐसी की गई थी किसी की एंड्रयूस और उसके परिवार से दुश्मनी हो। शक की सुई विक्टोरिया के मरे हुए पति पर भी उठ रही थी, क्योंकि विक्टोरिया का पति कार्ल गैब्रियल जो फौज में था, और उसकी मौत की पुष्टि तो हुई थी लेकिन उसकी लाश कभी बरामद नहीं हुई। वैसे भी एंड्रयू के पड़ोसियों का कहना था कि एंड्रयूज की मौत के बाद उन्होंने उसके घर में किसी की छाया देखी थी और चिमनी से धुआं निकलते देखा था। पुलिस ने जांच के लिए कुछ भी पता नहीं चला और जांच करने के लिए देखा तो उसके बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। इस केस की खास बात यह है कि इसकी फाइल आज तक बंद नहीं हुई है और वक्त वक्त पर नए सिरे से इसकी जांच होती रहती है। आज भी कई आपराधिक जांच करने वाले छात्र इस केस की जांच करना पसंद करते हैं। हालांकि इतने वक्त बाद सबूत ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी छात्रों के लिए यह केस कौतूहल का विषय है। एंड्रयूज के फार्म हाउस को अब एक समाधि स्थल बना दिया गया है। तो शुरू करते हैं दूसरी कहानी, दूसरी मिस्ट्री कहानी। रहस्यमय जंगल में दो लड़कियां जो गुम हो गई, उनके बारे में। 22 साल की लिजल और 21 साल की क्रिस ने अपने बड़े बड़े बैग तैयार किए और पनामा के घने जंगलों में ट्रैकिंग के लिए चल पड़ी। उनके जंगल में जाने के 10 दिन बाद यानी 1 अप्रैल को आईफोन से सहायता केंद्र के 911 नंबर पर फ़ोन किया गया और इसी दिन सैमसंग मोबाइल से 112 सहायता केंद्र नंबर 2 पर फ़ोन किया गया। ये दोनों फ़ोन लीजल और क्रिस के थे। इन दोनों फ़ोन से लगातार 3 दिन तक 911 और 112 पर सहायता के लिए फ़ोन आता रहा, लेकिन आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी सहायता केंद्र ने पुलिस को सूचित किया। दोनों डच लड़कियों के गायब होने की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। बाद में पुलिस को पता चला कि ये लड़कियां यूरोपियन थी और मध्य अमेरिका में पढ़ती थी, और कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हफ्ते या 10 दिन में ही अपने घर पर फ़ोन करते। इसलिए इन लड़कियों के माँ बाप को पता ही नहीं था कि लड़कियां जंगल में ट्रैकिंग के लिए गई है। और जब काफ़ी दिन तक इनकी कोई खबर नहीं आई, तब इनके माँ बाप इनको ढूंढते हुए कॉलेज पहुंचे और लड़कियों को न मिलने पर उन्होंने पुलिस में इनकी गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाई। लड़कियों के फ़ोन वो ट्रेस किया गया तो पता चला कि फ़ोन 3 अप्रैल के बाद बंद हो गए थे और लड़कियों के फ़ोन से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, कोई भी। रेस्क्यू टीम बुलाई गई। रेस्क्यू टीम को खबर मिली कि ये फ़ोन
पनामा के जंगल से किए गए थे। तब पुलिस ने पनामा के जंगलों का रुख किया। पनामा के जंगल इतने घने हैं कि कई जगहों तक सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंची। पनामा के जंगल इतने घने हैं कि कई जगह तक तो सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। पुलिस लड़कियों को कई दिन तक ढूंढती रही, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। और दूसरी तरफ लड़कियों के माँ बाप भी काफ़ी परेशान थे। उन्होंने ऐसे कई किस्से सुन रखे थे जिसमें लोग पनामा के जंगल में गए और वापस कभी नहीं आए। यहाँ तक कि उनकी लाश भी नहीं मिली। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही थी और लड़कियों के माँ बाप के लिए पुलिस की जांच ही एक आखिरी उम्मीद थी। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था और अब पुलिस को लड़कियों के जिंदा मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। और लड़कियों के माँ बाप का भी इस बात का एहसास हो गया था। फिर भी वो पुलिस से जांच जारी रखने की दरखास्त कर रखे थे। लड़कियों की गुमशुदगी के 10 हफ्ते बाद जंगल में एक जगह एक बैग और कुछ दूरी पर इंसानी कंकाल मिले। पुलिस ने सारा सामान अपने कब्जे में लेकर कंकाल को डीएनए जांच के लिए भेज दिया और बैग को खोलकर सामान की जांच करने लगी। बैग में से पुलिस को आईफोन और सैमसंग कंपनी के मोबाइल फोन मिले। ये वही फ़ोन थे जिनसे 911 और 112 यानी 112 सहायता केंद्र पर फ़ोन किया गया था। जांच के बाद पता चला कि ये फ़ोन 3 दिन तक एक बार स्टार्ट करके इनसे फ़ोन किया गया, फिर इन्हें बंद कर दिया गया। उसके 4-5 दिन बाद तक ये फ़ोन हर दिन एक बार स्टार्ट किए गए, लेकिन कोई फ़ोन नहीं किया गया। पुलिस का मानना था कि जंगल में फ़ोन नेटवर्क एरिया से बाहर होने की वजह से फ़ोन किया जाना संभव नहीं हो पाया होगा। इसलिए लड़कियां हर दिन फ़ोन स्टार्ट करके नेटवर्क चेक करती रहेगी या चेक करती होंगी। फ़ोन के अलावा बैग में $70, 2 चश्मे और कुछ अंतवस्त्र मिले। साथ ही एक इंश्योरेंस कार्ड मिला जिस पे नाम लिखा था लीसल। तो फिर क्रिस का बैग कहाँ गया? हो सकता है दोनों लड़कियां एक ही बैग लेकर गई हो या क्रिस का बैग चोरी हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। पुलिस इन बातों पर गौर कर रही थी कि इतने में बैग से एक कैमरा मिला जिसमें कुछ तस्वीरें थी। पुलिस ने कमरे की जांच की तो उसमें से 90 तस्वीरें मिली जो दोनों लड़कियों ने खींची थी। इनमें से 3 तस्वीरें ब्लैक थी, कुछ तस्वीरों में क्रिस और लिजल थी, लेकिन ज़्यादातर तस्वीरें पेड़ पौधे और जंगल की थी। और ऐसा लगता था कि ये तस्वीरें किसी नासमझ से गलती से खींच गई है। तो क्या इन दोनों के सामान को किसी ने छेड़ा था? अगर ऐसा था तो फिर ये कैमरा दोबारा बैग में कैसे पहुंच गया? पुलिस इन बातों पर गौर कर ही रही थी कि इतने में डीएनए रिपोर्ट आ गई और पता चला कि कंकाल क्रिस और लीजल का ही था। पुलिस काफी दिन तक उनकी मौत की वजह ढूंढती रही, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ पाई। ट्रैकिंग विशेषज्ञों का कहना था कि लड़कियों ने घने जंगलों में ट्रैकिंग के सही तैयारी नहीं की थी और दोनों किसी हादसे का शिकार हो गई थी। तस्वीरों में दिख रही कैलेब्रा नदी को देखकर पुलिस का मानना है कि दोनों नदी में नहाने गई होगी और एक का पैर फिसला होगा और उसे बचाने के चक्कर में दूसरी भी नदी में गिर गई होगी या किसी जंगली जानवर का शिकार हो गई होगी। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि ये किसी आत्मा का काम भी हो सकता है, लेकिन पुलिस को उनकी बात पर यकीन नहीं है। पुलिस उनकी हत्या की बात से भी इनकार नहीं करती। खैर, लड़कियों की मौत की वजह क्या है, ये रहस्य पुलिस आज तक नहीं सुलझा पाई और ये अनसुलझी पहेली आज भी
जो कि त्यों है। तीसरी रहस्यमय कहानी, रहस्यमय आवाज जो कहीं आकाश और बादलों में से आ रही है। पिछले एक दशक से विश्व में अलग अलग हिस्सों में सुनी जा रही आसमान से आने वाली इस रहस्यमय आवाज का राज क्या है। आसमान से आ रही रहस्यमय आवाज को जब कई लोगों ने रात को सुना तो उन्हें लगा कि ये कोई सपना है, लेकिन जब ये चिंगाड़ने जैसी आवाज कनाडा, यूक्रेन, अमेरिका, जर्मनी और बेलारूस के कई इलाकों में दिन में भी सुनी गई, और जब इन सुनने वालों ने अपने अनुभव इंटरनेट पर साझे किए, तो इसे सपना समझने वालों को पता लग गया कि यह हकीकत है। 2008 में बेलारूस से इस तरह की आवाज़ का पहला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया, और उसी साल ऐसी ही अजीब कान फाड़ने वाली आवाज़ का वीडियो अमेरिका से अपलोड किया गया। जर्मनी में इस आवाज़ को सुनकर तो एक बच्चा डर के मारे अपनी जगह पर खड़े खड़े जम सा गया। कनाडा के किम्बरली वुके, जो इस आवाज़ को एलियन की आवाज़ मानते हैं, उन्होंने पहले इस जून 2013 में रिकॉर्ड किया, और इस साल यानी 7 मई 2015 को फिर से वही आवाज़ रिकॉर्ड की। ब्रिटिश कोलंबिया के टेरेस इलाके के किम्बरली ने सुबह 7:30 पर यह अजीब आवाज़ सुनी, तो उसने वहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनी से इस बारे में सफाई मांगी। किम्बरली को लगा उनके इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये आवाज़ आ रही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जवाब दिया कि इस इलाके में उनका कोई काम नहीं चल रहा है। किम्बरली ने ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, जो स्ट्रेंज साउंड इन टेरेस के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इंटरनेट के एक सर्वे में लोगों ने इन आवाज़ों के अलग अलग कारण बताए, जिनमें से कुछ कारण ऐसे हैं। पहला कारण, पृथ्वी के गर्भ में जब सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्लेट से जगह बदलती है तो इस तरह की अजीब आवाज़ पैदा होती है। ये पहला कारण। दूसरा कारण ये कहा जाता है कि वातावरण के दबाव के कारण इस तरह की रहस्यमय ध्वनि पैदा होती है। तीसरा कारण, ट्रेन की पटरियों से भी ऐसी ध्वनि पैदा हो सकती है। चौथा कारण, कई लोगों का मानना है कि एलियन जब अपने स्पेसशिप से धरती के चक्कर लगाते हैं तब भी ऐसी चिंगाड़ने जैसी आवाज उत्पन्न होती है। पांचवा कारण, अफवाह तो यह भी है कि रूस अपने किसी हथियार का चोरी छिपे परीक्षण कर रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि फिर रूस के बाहर के देशों में यह आवाज़ कैसे सुनाई देती है। छठवां कारण, 7 हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज़ और आसमान में प्रभु यीशु की आकृति बनना आने वाली कयामत का संदेश है। इसका अर्थ है जल्द ही दुनिया का विनाश होने वाला है। ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डेविड डेमिंग नाम से इस घटना के बारे में अपने तथ्य पेश करते हैं। अजीबोगरीब और नापी ना जा सकने वाली इस रहस्यमय आवाज़ को दुनिया में तकरीबन 10% लोगों ने सुना है। आगे वो लिखते हैं कि रहस्यमय आवाज़ अमेरिका द्वारा अपनी पनडुब्बियों तक संदेश पहुंचाने के लिए टेलीफोन और एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल की आवाज़ भी हो सकती है। नासा के अनुसार पृथ्वी प्राकृतिक रूप से रेडियो ध्वनि का उत्सर्जन करती है। ये ध्वनि धरती में से हमेशा उत्सर्जित होती है, लेकिन ये हमें कभी कभी ही सुनाई देती है। जैसे भूकंप के समय धरती के उस उत्सर्जन को हम साफ सुन सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये हमको सुनाई नहीं देती। लेकिन धरती का ये स्त्राव हमेशा होता रहता है, हमेशा होता रहता है।